नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर यहाँ पे बात करने वाले आपके चैप्टर नंबर जो सेकंड चल रहा था क्लास 12th बायोलॉजी का एकदम नया सिलेबस हमने स्टार्ट किया था। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और जो हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था उस सेकंड चैप्टर के हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। अब देखो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है। इससे पहले कि अगर मैं आपको प्रोसेस समझाऊं कि इससे पहले हमने कौन कौन सी चीजें क्लियर की थी, तो पहली बात ध्यान में रखना, हमने एक पढ़ी थी पुष्प की संरचना। किसकी संरचना पढ़ी थी? पुष्प की संरचना हमने कंप्लीट पढ़ ली थी। इस पुष्प की संरचना के अंदर एक भाग देखा था हमने और उसका नाम था परागकोश। क्या नाम था यहाँ पे? परागकोश। ठीक है, तो परागकोश की हमने एक कोशिका देखी थी जो आपके प्रपशु कोशिका के रूप में कार्य करती है, जिसे हम इंग्लिश में आर्की स्पोरियल कोशिका भी कह सकते हैं, आर्की स्पोरियल सेल या फिर प्रपशु कोशिका। नेक्स्ट बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये जो प्रपशु कोशिका है इसमें विभाजन के कारण 2 प्रकार की कोशिका बनती है। कितने प्रकार की कोशिका बनती है? यहाँ पे 2 प्रकार की कोशिका। कौन कौन सी? एक जो कोशिका बनती है उस कोशिका को हम कहते हैं यहाँ पे प्राथमिक भित्तीय सेल। एक कोशिका बनती है उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे? प्राथमिक भित्तीय कोशिका। और एक जो कोशिका बनती है उसे हम कहते हैं यहाँ पे बीजाणुजन कोशिका। कौन सी कोशिका कहेंगे इसको? बीजाणुजन कोशिका कहेंगे। यहां तक तो बात हमने कंप्लीट कर ली। इसके बाद में ये भी हमने पढ़ा था कि जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है ये आगे चलकर यहाँ पे परागकोश भित्ति का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी? यहाँ पे परागकोश भित्ति का निर्माण करेगी। और नेक्स्ट बात हमें ये भी पता है यहाँ पे कि जो परागकोश की भित्ति है ये आपके 4 स्तरों की बनी होती है। टोटल कितने स्तर होते हैं? 4। कौन कौन से स्तर होते हैं सर? तो इसमें सबसे पहला जो स्तर होता है उसे हम कहते हैं यहाँ पे एपिडर्मिस। उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद में सेकंड नंबर कौन सा होता है? यहाँ पे होता है आपके एंडोडर्मिस। कौन सा होता है यहाँ पे? एंडोडर्मिस, या फिर इसको एंडोथेसियम भी कह सकते हैं एंडोडर्मिस को। और इसके बाद में नेक्स्ट होता है यहाँ पे मिडिल लेयर। कौन सी होती है यहाँ पे? मिडिल लेयर। और मिडिल लेयर के बाद में नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? टेपिटम। कौन सा हो जाएगा? टेपिटम। तो इस प्रकार इसमें कितने स्तर पाए जाते हैं? टोटल 4 स्तर होते हैं। तो ये चारों स्तरों के बारे में मैंने आपको बता दिया और टेपिटम के कार्य हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ लिया। अगर आपने वो पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक दी हुई, वहां से आप उसको देख सकते हो। अब हम बात करें यहाँ पे बीजाणुजन कोशिका से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बीजाणुजन कोशिका के अंदर ही यहाँ पे हमारा टॉपिक आ जाएगा लघु बीजाणु जनन। क्या टॉपिक आ जाएगा यहाँ पे? लघु बीजाणु जनन। अब देखो यहाँ पे लघु बीजाणु जनन क्या होता है, इस बात को समझना। हमारे सामने बात क्या आ रही कि जो पीछे बीजाणुजन कोशिका बची है ये क्या कार्य करेगी। तो सबसे पहली बात ये ध्यान में रखना, बीजाणुजन कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह, किसकी तरह? यहाँ पे लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई, यहाँ पे लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती है। नेक्स्ट बात ये ध्यान में रखनी है कि ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका में लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्रमागत अर्धसूत्री विभाजनों के द्वारा, कौन सा विभाजन? क्रमागत अर्धसूत्री विभाजनों के द्वारा, क्रमागत अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। अब देखो इस बात का मतलब समझना। हमारे सामने सबसे पहले एक ये जो कोशिका है ये कोशिका होती है 2-1 का मतलब द्विगुणित। और ये जो कोशिका है ये आपके सामने बीजाणुजन कोशिका है। कौन सी कोशिका? यहाँ पे बीजाणुजन कोशिका। अब हमारे सामने ये बात आती है यहाँ पे कि ये जो बीजाणुजन कोशिका है यही कोशिका आगे चलकर किसकी तरह कार्य करेगी? यहाँ पे लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करेगी। ये लो आपके लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह ये कार्य करती। अब हमारे सामने नेक्स्ट बात ये आ रही है यहाँ पे कि जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है इसमें विभाजन होता है यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन। मतलब मियोसिस विभाजन होगा। और जब भी आपको पता है कि अर्धसूत्री विभाजन होगा
तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी। तो इस कारण यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन के कारण टोटल कितनी कोशिका बन जाएगी, यहाँ पे 4 कोशिका बन जाएगी। तो इस प्रकार एक से यहाँ पे कितनी कोशिका बन गई, आपकी टोटल 4 कोशिका बन गई। और ये चारों के चारों यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे n प्रकार के मतलब यहाँ पे अगुणित हो जाएंगे। और इन्हीं को हम चारों को क्या कहते हैं, यहाँ पे लघु बीजाणु। इन्हीं चारों को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे लघु बीजाणु, या फिर आप इनको लघु बीजाणु ना बोलकर इनको प्यार से आप यहाँ पे परागकण कह सकते हो। प्यार से क्या कह सकते हो आप, इनको परागकण कह सकते हो। तो लघु बीजाणु या फिर पराग कणों के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, यहाँ पे लघु बीजाणु जनन कहलाती है। अगर ये चीजें समझ में आ गई तो आप कमेंट्स कर दो। चीजें क्लियर है ना यहां तक, तो कि लघु बीजाणु जनन होगा क्या। अब देखो नेक्स्ट बात, हमारे सामने ये बात आएगी कि ये जो परागकण है, ये परागकण 4 होते हैं। तो चारों के चारों परागकण आपस में चिपके हुए रहते हैं। चारों के चारों परागकण आपस में क्या रहते हैं, यहाँ पे चिपके हुए रहते हैं। इस प्रकार से मान लो ये चारों के चारों परागकण आपस में इस प्रकार से चिपके हुए, और इनके अंदर क्या है, यहाँ पे परागगण। ये अंदर की ओर यहाँ पे क्या परागगण है, ठीक है, अंदर की ओर क्या है, यहाँ पे परागगण, और चारों परागकण आपस में यहाँ पे इस प्रकार से चिपके हुए। अब ध्यान में रखना, ये जो परागकण चिपके हुए हैं, तो ये चिपके हुए द्वारा किसके हैं, यहाँ पे ये चिपके हुए यहाँ पे केलोज भित्ति के द्वारा। कौन सी भित्ति के द्वारा, यहाँ पे केलोज भित्ति के द्वारा ये चारों परागकण चिपके हुए हैं। अब मान लो इन परागकणों को हमें यहाँ से फ्री करना, मतलब मुक्त करना, तो यहाँ पे इस केलोज भित्ति को क्या करना पड़ेगा, नष्ट करना पड़ेगा। और इस केलोज भित्ति को नष्ट करने वाला जो एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम ध्यान में रखना, केलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम हो जाएगा, यहाँ पे केलेज एंजाइम। ये केलेज एंजाइम क्या करता है, इस केलोज भित्ति को नष्ट करके परागकणों को यहां से क्या कर देता है, फ्री कर देता है। अब जैसे यहाँ पे परागकण क्या हो गए, फ्री हो गए। लेकिन एक यहाँ पे नोट पॉइंट ध्यान में रखना। कैसा नोट पॉइंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है आपके सामने। यहाँ पे इस नोट पॉइंट में मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। यहाँ पे परागपिंड, परागपिंड क्या होता है आपको पूछा जाए। परागपिंड, पिंड का मतलब एक समूह है, किसका, पराग। परागपिंड मतलब पराग प्लस समूह, किसका समूह, पराग कणों का समूह। और पराग कणों का जो समूह होगा वो आपके आक कुल में पाया जाता है। कौन से कुल में, आक। आक का मतलब आपने नॉर्मल लैंग्वेज में आंकड़ा आपने जिससे कहते हैं, ठीक है। तो उसमें आपने देखा होगा अनेक सारे वैसे रुई की समान, जो आप नॉर्मली भाषा में उसे भूतिया भी कहते हैं, या फिर आप और कुछ भी नाम दे सकते हो। उनके नीचे एक बीज भी लगा होता है। वो एक अगर देखा जाए एक डंठल के अंदर पूरे एकदम फिट होते हैं। जैसे वो सूखता है तो वो सारे आपके जो रोम समान संरचना होती है वो वायु में आपकी उड़ने लगती है। अगर बातें समझ में आ रही तो कमेंट्स करो। और इसको आप अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हो, उसको आग के अंदर जो उड़ता है आपके रोम के समान संरचना, उसको आप अपनी लैंग्वेज के अंदर क्या कहते हो वो भी कमेंट करके जरूर बताए भाई, है ना। तो यहाँ पे आक कुल के अंदर यहाँ पे ध्यान में रखना कि जो भी परागकण है वो परागकण एक समूह में रहते। परागकण समूह में रहते हैं। किस में रहते हैं, समूह में रहते हैं। और उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे परागपिंड। तो परागपिंड के बारे में चीजें क्लियर है यहां तक। अब देखो हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे कि पराग कोश का स्फुटन। किसका स्फुटन, यहाँ पे पराग कोश या फिर लघु बीजाणुधानी का स्फुटन। पराग कोश या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं यहाँ पे लघु बीजाणुधानी का स्फुटन। कि परागकोश या फिर लघु बीजाणुधानी का स्फुटन किस प्रकार से होगा। स्फुटन का मतलब देखो, इस बातों को समझना एकदम नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर समझना। आपने कपास के अंदर छोटे छोटे वो आपने कुछ फल की समान संरचनाएं देखी होगी, और उनसे रुई बाहर निकलती, वो आपको इस प्रकार से फटती है धीरे धीरे, और फिर उनसे रुई बाहर निकलती, वही क्या होता है, उसका स्फुटन कहलाता है। या फिर आग के अंदर आपने देखा होगा कि जो फल के समान संरचना होती है, जिसमें से रोम युक्त संरचना बाहर निकलती है, हवा में उड़ती है, आप खेलते भी थे छोटे थे तब, तो उसमें से वो आपके किस प्रकार फटता है, वो आपके इस प्रकार से फटता है, पूरा ऐसे फटता है। तो इस प्रकार वो क्या कहलाता है, इसका स्फुटन कहलाता है। तो ध्यान में रखना यहाँ पे कि मुख्य रूप से जो स्फुटन की क्रिया होगी, मुख्य रूप से जो आपके स्फुटन की क्रिया होगी, स्फुटन की क्रिया वो किसके द्वारा होगी। तो स्फुटन की क्रिया ध्यान में रखना कि जो आपके एंडोथेसियम वाली कोशिका थी, कौन सी, एंडोथेसियम वाली कोशिका। ये कहां से आ गई सर, एंडोथेसियम कोशिका। अभी मैंने पीछे आपको एंडोडर्मिस बताया था, उस एंडोडर्मिस को हम एंडोथेसियम कह सकते हैं। तो जो एंडोथेसियम या फिर एंडोडर्मिस की कोशिका होती है, उन कोशिकाओं को कहा जाता है यहाँ पे ओस्ट कोशिका। कौन सी कोशिका, यहाँ पे ओस्ट कोशिका कहा जाता है। अब ये ओस्ट कोशिका क्या कार्य करती है, तो ध्यान में रखना ये जो ओस्ट कोशिका है ये आपके आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होती है। कौन सी प्रकृति की होती है, यहाँ पे आर्द्रता ग्राही प्रकृति की।
आर्द्रताग्राही प्रकृति का मतलब यह है कि ये ओष्ठ कोशिका वातावरण से नमी ग्रहण करती है। ये क्या ग्रहण करती है? वातावरण से नमी। और वातावरण से नमी ग्रहण करके ये ओष्ठ कोशिका फूल जाती है और फूल कर पराग कोश के स्फुटन में या फिर लघु बीजाणु दानी के स्फुटन में क्या करती है? यहाँ पे मदद करती है। क्लियर है ना बात यहाँ पे कि आपके परागकोश का स्फुटन कौन सी कोशिका करेगी? एंडोथेसियम कोशिका। एंडोथेसियम कोशिका की कौन सी कोशिका? ओष्ठ कोशिकाओं के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये आर्द्रताग्राही प्रकृति की होती है, वातावरण से नमी ग्रहण करके फूल जाती है और पराग कण क्या हो जाता है? यहाँ पे मुक्त हो जाते हैं। क्या हो जाता है? यहाँ पे मुक्त। तो ये भी आपको एग्जाम के अंदर पूछ सकता है कि परागकण किस प्रकार से मुक्त होते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पे परागकण के बारे में। किसके बारे में? परागकण। नाम अच्छे से ध्यान रखना, परागकण नाम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। या फिर हम इसी को क्या कह सकते हैं? लघु बीजाणु। ये मैंने पहले ही बता दिया कि या तो आप परागकण कह दो या फिर लघु बीजाणु कह दो। पहली बात ध्यान में रखना, एक नाम सुनोगे आप गुरु बीजाणु, वो मादा के अंतर्गत पार्ट आएगा। ये जो लघु बीजाणु या फिर परागकण है, ये नर का भाग है। जिस प्रकार हम बात करते हैं भाई आपके वृषण, तो वृषण नाम सुनते ही आपके माइंड में आ जाता है भाई हाँ ये नर का भाग है। जैसे हम नाम सुनते हो अंडाशय, अंडाशय किसका होता है? मादा का भाग। या फिर शुक्राणु नाम सुना होगा आपने, तो शुक्राणु नाम सुनते आपके माइंड में आता भी आपकी नर से संबंधित है। और अंडाणु नाम सुनते किसका होता है? मादा का। इसी प्रकार परागकण या फिर लघु बीजाणु ये आपकी नर जननांग का होता है। मतलब इसको हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे कि आपके किस प्रकार नर युग्मक का निर्माण करेंगे। ये नर से संबंधित है। एक गुरु बीजाणु पढ़ेंगे हम आगे इसी पुष्प के अंदर, तो वो होगा आपके मादा से संबंधित। चीजें क्लियर है ना यहाँ पे? अब देखो इस परागकण या फिर लघु बीजाणु की हम संरचना पढ़ते हैं कि इसकी संरचना किस प्रकार से होती है। पहली संरचना तो यहाँ पे एक गोलाकार संरचना बनाओ, इस प्रकार से बना दी सर, बिल्कुल। अब इसके चारों ओर यहाँ पे इस प्रकार की एक और लेयर बना दो। ये आपकी लेयर होगी टोटल। तो इसके ऊपर ध्यान में रखना, इस परागकण के ऊपर टोटल आपके 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं। ये मैं जो छोटे छोटे छिद्र बना रहा हूं, इन छिद्रों को कहा जाता है यहाँ पे जनन छिद्र। इनको क्या कहा जाता है? यहाँ पे जनन छिद्र। तो पहली बात तो ध्यान में रखना कि परागकण होते हैं उसके ऊपर 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं। अगर द्विबीजपत्री प्लांट है तो ध्यान में रखना 3 जनन छिद्र होंगे, और अगर एक बीजपत्री प्लांट है तो उसमें एक ही जनन छिद्र पाया जाता है परागकण के ऊपर। नेक्स्ट बात ध्यान में रखना, ये जो बाहर वाला स्तर है ये कहलाता है इसमें बाह्य स्तर। ये क्या कहलाता है? इसमें बाह्य स्तर। और ये जो बाह्य स्तर होता है ये होता है आपके कठोर, और इसके अलावा यही स्तर क्या होता है? यहाँ पे मोटा, और यही स्तर क्या होता है? यहाँ पे खुरदरा होता है। कठोर होता है, मोटा होता है, और यहाँ पे खुरदरा होता है। भाई इस प्रकार से ये आपके स्तर होता है बाहर वाला, ठीक है। ये आपके इस प्रकार से बाहर वाला स्तर पाया जाता है। चीजें क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट बात, यहाँ पे नेक्स्ट बात आपको क्या ध्यान में रखनी है? यहाँ पे इसी स्तर के ऊपर, मतलब जो बाहर वाला स्तर है, इस बाह्य स्तर के ऊपर यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन का आवरण पाया जाता है। किसका? स्पोरोपोलेनिन का आवरण पाया जाता है। किसका आवरण पाया जाता है? स्पोरोपोलेनिन का आवरण पाया जाता है। चीजें क्लियर है यहाँ पे? अब ध्यान में रखना, ये जो स्पोरोपोलेनिन का आवरण है ये पराग कणों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में सहायक है। पराग कणों को मान लो आपको लंबे समय तक सुरक्षित रखने, लंबे समय तक सुरक्षित रखने में सहायक है, ठीक है। सुरक्षित रखने में सहायक कौन सा? यहाँ पे ये स्पोरोपोलेनिन वाला आवरण। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे बात, स्पोरोपोलेनिन के बारे में हमने देख लिया कि स्पोरोपोलेनिन का आवरण क्या कार्य करता है। अब नेक्स्ट बात यहाँ पे ध्यान रखना, कौन सी बात है बेटा? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट बात बहुत इंपॉर्टेंट आएगी। ये जो आपके नेक्स्ट जो आवरण होगा ये हो जाएगा आपकी आंतरिक आवरण। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगी? यहाँ पे आंतरिक आवरण, या फिर हम इसको अंत्य आवरण भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? यहाँ पे अंत्य आवरण। आंतरिक आवरण कह दो या फिर आप अंत्य आवरण कह दो। पहली बात ये ध्यान में रखना कि जो अंत्य आवरण है ये आपके एक तो पेक्टिन व सेल्यूलोज का बना होता है। किसका? पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज का बना होता है। क्लियर है ना बात यहाँ पे? अब ध्यान में रखना कि जो आंतरिक आवरण है, इस आंतरिक आवरण से ही पराग नलिका, इस आंतरिक आवरण से ही जो पराग नलिका, आगे हम पढ़ेंगे पराग नलिका क्या होती है, ठीक है। आंतरिक आवरण से ही पराग नलिका जनन छिद्रों से बाहर निकलती है। जनन छिद्रों से बाहर निकलती है। तो
तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि जो आपके अंत्य आवरण है, अंत्य आवरण पेक्टिन सेलुलोज का बना होता है और इसी से पराग नलिका जनन छिद्रों से बाहर निकलेगी। मतलब निर्माण तो आपके अंत्य आवरण के द्वारा होगा, लेकिन वो बाहर कौन से रास्ते से निकलेगी, तो जो जनन छिद्र है ये आपके 3, इन्हीं जनन छिद्रों से आपकी पराग नलिका बाहर की तरफ निकलेगी। ये भी मैंने आपको बता दी, द्विबीजपत्री पादपों के अंदर ये आपके पराग छिद्र या फिर जनन छिद्र की संख्या 3, द्विबीजपत्री पादपों के अंदर 3, लेकिन जो एक बीजपत्री पादप है उसके अंदर इस पर जनन छिद्रों की संख्या कितनी होती, 1। तो ये आपके सामने पराग कण या फिर लघु बीजाणु की संरचना मैंने डायग्राम के द्वारा आपको समझा दी। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आता है सर, बिल्कुल एकदम अच्छा सा पॉइंट आएगा। नेक्स्ट कुछ नोट है, उन नोट्स को आप ध्यान में रखना। अगर पूछा जाए यहाँ पे सबसे छोटे परागकण, सबसे छोटे जो परागकण हैं, सबसे छोटे परागकण कि सबसे छोटे परागकण किसके हैं, तो ये ध्यान में रखना मायोसोटिस एल्पेटिस। इसके जो परागकण होते हैं वो आपके सबसे छोटे होते हैं। सर कितने छोटे होते हैं, तो ये ध्यान में रखना 10 माइक्रोमीटर के होते हैं। कितने होते हैं, 10 माइक्रोमीटर। फिर नेक्स्ट बात ध्यान में रखनी है, सेकेंड नंबर नोट ये ध्यान में रखना है कि सबसे बड़े परागकण, सबसे बड़े जो परागकण है वो किसके है सर, वो है आपके मिराविलिस जालापा। किसके, यहाँ पे मिराविलिस जालापा, ये आपकी मिराविलिस जालापा, इसके परागकण सबसे बड़े कितने होते हैं सर, ये आपके 200 माइक्रोमीटर के होते हैं। कितने होते हैं यहाँ पे, 200 माइक्रोमीटर मोटे होते हैं। इसके बाद में ध्यान में रखना कि जो आपके कीटों के द्वारा जितने भी आपके परागित परागकण हैं उनके ऊपर एक तेलीय परत पाई जाती है। मतलब कुछ परागकण ऐसे होते हैं जो कीटों के द्वारा एक पादप से दूसरे पादप पर जाते हैं। ठीक है, तो मतलब कीटों के द्वारा, ये पॉइंट भी ध्यान में रखना, कीटों के द्वारा परागित परागकणों में परागकणों के ऊपर तेलीय परत पाई जाती है। तेलीय परत पाई जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, पोलेन किट कहा जाता। इसी को क्या कहा जाता है यहाँ पे, पोलेन किट कहा जाता। तो अगर आपको पूछा जाए कि पोलेन किट क्या होता है बच्चों, तो पोलेन किट ध्यान में रखना कि कीट परागित जितने भी परागकण हैं उनके ऊपर एक तेलीय परत पाई जाती है, उसी को क्या कहा जाता है यहाँ पे, पोलेन किट कहा जाता है। चीजें क्लियर है यहाँ तक? अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई तो एक बार कमेंट्स कर दो। अब इसके बाद में जितनी भी हमारी बातें होगी, जो भी टॉपिक्स होगा वो हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।